औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आज फिर हाज़िर हूँ प्रोग्राम सनअत व मईशत के साथ। आज भी अब्दुल रशीद मिर्ज़ा साहब किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ सके, तो मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई कि आज फिर मैं इस प्रोग्राम को होस्ट करूँ। हम पाकिस्तान में उस दौर में गुज़र रहे हैं जहाँ पे कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, सनत को भी मईशत को भी। इकनॉमिक स्टेबिलिटी वो भी क्वेश्चन में है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी भी क्वेश्चन में है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक क्वेश्चन मार्क हैं। हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस आए हुए हैं करंट केयर टेकिंग गवर्नमेंट के पास कि वो इलेक्शन भी चैलेंज है। हमने इन चैलेंजेस को किस तरीके से निपटना है, हमारा सलूशन क्या हो सकता है कि हम अपनी सनत और मईशत और इकानमी को सर्वाइव कर सकें, इस मामले में हम अपने प्रोग्राम करते रहे हैं। आज ये प्रोग्राम उसी मामले की कड़ी है कि हमारे पास एक इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, हमारे मेहमान मियां मोहम्मद सदीक साहब हमें ज्वाइन करते हैं। आज हम उनके साथ गपशप लगाएंगे कि हम, चूँकि इनके पास इंटरनेशनल, यूरोपियन और चाइनीज़ और पाकिस्तान का अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, तो इनसे हम आज गपशप लगाएंगे देसी माहौल में कि हम अपने मुल्क को ये वो जितने चैलेंजेस हैं उससे कैसे निकल सकते हैं। देखिए, हमारे मुल्क का क्या कि 1971 में 30 बिलियन रुपीस हम पे लोन था। ये लोन 20 साल में इकट्ठा हुआ। 1990 में यही लोन बढ़ के 711 बिलियन हो गया। यही लोन 2000 में 3000 बिलियन पहुंच गया। यही लोन 2022 में 3000 अरब से जंप करके 74,000 अरब तक पहुंच गया। और आज ये स्टेटस है कि हमारी गवर्नमेंट की नेट इनकम 6,800 अरब है, लेकिन सूद की अमाउंट जो हमने इस साल पे करनी है वो कम से कम 7,500 अरब है, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 9,000 अरब प्लस पहुंच जाएगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काइबर रेट बहुत बढ़ा के रखा हुआ है। तो इस वक्त हम मियां मोहम्मद सदीक साहब के साथ बात करते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या सलूशन है हमारी इकोनॉमी का। हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मियां मोहम्मद साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद साहब, हम आपको बहुत वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। मियां मोहम्मद सदीक साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, वी आर वेरी हैप्पी। आप अपने बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल बताइए, फिर हम आपको इस इकोनॉमी के बारे में पूछेंगे जी, क्योंकि नाज़रीन के लिए इंपॉर्टेंट है कि नो डाउट आपको लाहौर में और इंग्लैंड में ऑफिशियल और लीगल जो हमारे सेटअप्स हैं और गवर्नमेंट के सेटअप हैं, उनमें आप एक मशहूर कंसल्टेंट हैं। आज आपने हमें टाइम दिया, अब आप थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज़ बताइएगा। मैंने अपना कैरियर ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्टार्ट किया था 1997 में एज ए डायरेक्टर सोशल सर्विसेज सर, और फिर फर्दर ऑन फिर बहुत से महकमों में एज ए डायरेक्टर सर और चेयरमैन इसमें मैंने परफॉर्म किया। और फिर तकरीबन 7 साल मैंने डिक चीनी के साथ भी काम किया। ओके, एज ए किस ईयर में? I would say 2019, 2000, when the Iraq war was going on, जब इराक वार जा रही थी, तो उससे मुझे लर्न करने का मौका मिला दुनिया की तकरीबन, मेरे ख्याल में मैंने 120 से ज़्यादा, जो 156 कॉरपोरेशनों में से 120 के ज़्यादा के टॉप लेवल से काम किया है। और उसमें आप पेंटागन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल भी बीच में ऐड कर ले। उनमें नेविगेशनल सिस्टम और हर तरह की टेक्नोलॉजी में जो है ना। गुड। हाँ, सो मेरा एक्सपीरियंस है टर्की, होल मिडल ईस्ट, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका और ऑफ कोर्स चाइना एंड पाकिस्तान। माशाल्लाह। जी जी, एंड आई एम स्टिल वर्किंग। सर, अब हमें ये बताएं कि हम पाकिस्तान के चैलेंजेस से आप भी वाकिफ़ हैं। हम अपनी, आपका जो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में, बिजनेस डेवलपमेंट में रहा, उसमें आज हम अपने मुल्क को वो क्या मैसेज दें अपने नाजरीन को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने दोस्तों को जो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, कि हम इस मुल्क को किस डगर की तरफ लेके जाएं तो हमारी कामयाबी आगे। एज ए ओवरऑल पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकली सिचुएशन है ना सर, उसमें पाकिस्तान के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये जो डेट है ना, है तो बड़ा, आप कह लें कि बड़ी फिक्रमंदी की बात है, लेकिन मायूसी वाली नहीं है। एग्री। चूँकि आप जरा देखें ना कि दुनिया में अभी तो आपने अपने मिनरल सेक्टर को छेड़ा ही नहीं है। यस। आप
चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें। अब अमेरिका तकरीबन $300 बिलियन जो है ना वो सालाना जो है ना मिनरल इंडस्ट्री से कमा रहा है, और हमारे पास तकरीबन 7,000 बिलियन प्लस के एसेट्स हैं। एग्री। और 6,800 तो हम मान भी रहे हैं। एग्री। और ये एक रफ सी फिगर है ऐसे ही। तो अगर आप अपने सिर्फ मिनरल सेक्टर को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लें तो ये लोन तो कहीं नजर नहीं आएगा, और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना खासतौर पे बलोचिस्तान और उन एरियाज में बहुत सी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट उस कवर हो जाएगी। सर इसमें आपको याद है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट इशू की थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान एट 100 इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन। अगर हम देखें अफगानिस्तान, रशिया, इधर से ईरान, रशिया, तुर्की की तरफ जाना, ईरान से तुर्की की तरफ निकल जाते हैं आप, यूरो के एक्सेस में आप इन टर्म्स ऑफ लोकेशन वी आर एट 100। जो आपने बात की ना हमारी जियोग्राफिक लोकेशन, ये तो एक्सीलेंट है। so, उसमें ये कि हमारा मिनरल, दो बातें आपने इस वक्त की हैं। एक जियोग्राफिक लोकेशन, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया की लोकेशन जो हमारी यूरोप को एक्सेस करनी है, रशिया को एक्सेस करनी है और यहाँ से GCC को एक्सेस करनी है, साथ चाइना, इधर इंडिया है, तो वी आर एट 100% मार्क्स। दूसरी आपने कहा जी मिनरल्स में अगर USA $300 बिलियन कमा सकता है और हमारे तो $7,000 बिलियन के, ये तो एक एस्टिमेट है ना सर, अंतर पता नहीं क्या है। तो इस आपने जो होप दी हम पाकिस्तानियों को, वो एक ये दी कि टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है। सर अब रिसोर्सेज तो हैं, यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं, उसके बारे में क्या कहते हैं? उसके बाद ये है कि आपके पास मार्केट भी बहुत बड़ी है। अब देखें ना इस साल की जो अगर आप अपनी पॉपुलेशन की फिगर ले लें तो 24 करोड़ 300 समथिंग है। अच्छा, तो उसमें ये है कि आपकी 70% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है सर, अंडर 30। तो, और IT सेक्टर आपके लिए अभी आपने तो उसको 3-4 बिलियन से आप ऊपर गए ही नहीं है। मैं सारा ब्लैक और वाइट सारा मिला के इकट्ठा बात कर रहा हूँ। तो उसमें यह है कि अगर आप सिर्फ ये दो सेक्टर को जरा पकड़ें तो आप देखें कि आप किधर स्टैंड करते हैं। अच्छा, अब आ जाए वर्ल्ड बैंक की तरफ। वर्ल्ड बैंक के पास वो डाटा है जो हमने उनको दिया है। हाँ जी। अब मेरी नहायत मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये जो है ना, ये इस किस्म के जो लोग जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें अब बंद होनी चाहिए। एग्री। अब आगे जो है ना हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपना डाटा प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि प्रॉपर है, ताकि एक लेमैन तक भी इंफॉर्मेशन जाए, वो किसी के गिरेबान को पकड़े कि भाई मैं आपको माचिस की डिबिया पे भी टैक्स दे रहा हूं, मोबाइल पे भी टैक्स दे रहा हूं, और बिजली के बिल्स आप देख लें, गैस के बिल देख लें, हर चीज पे आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हमें निकलना पड़ेगा। वो उसी वक्त निकला जा सकता है कि जब हम उनको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और वैसे भी उनका भी हक है। और ये जो साहब इक़्तिदार हैं, जो लोग इस बात के जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक तक सही इंफॉर्मेशन जो है ना डिलीवर करें। सर आपने दो बातें और ऐड कर दी कि डिफेक्टिव टैक्स सिस्टम है पाकिस्तान में, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ने 99% आवाम को जकड़ा हुआ है कि जिसने माचिस खरीदनी है उसने भी टैक्स पे करना है, जिसने बिजली का यूनिट यूज़ करना है टैक्स पे करना है, जिसने दूध खरीदना है, मांस वाई उसके जो हमारे वहाँ पे एग्रीकल्चर में अपनी गायें रखी हुई हैं, हमने नीडू का दूध खरीदना है या हमने चाय की पत्ती खरीदनी है टैक्स देना है, इम्पोर्टेड है तो टैक्स देना है। सर अब बात यह है कि टैक्स सिस्टम की वजह से बहुत सा बिजनेस हम लूज कर जाते हैं। इसका बीइंग ए प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि हमारा 90% बिजनेस डिफेक्टिव टैक्स सिस्टम की वजह से लूज हो रहा था। अगर हम टैक्स पॉलिसीज को इफेक्टिव कर दें तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग टू अस जी। और दूसरी बात यह है कि चले मैं ये तो अब फरसूदा बातें हो गई है ना, मशीनरी ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप इस तरह की एक मोटिवेशनल तहरीक पैदा करें कि लोग टैक्स गोशवारे के साथ साथ ज़कात गोशवारा भी जमा करवाएं। सर उसके लिए ना देखें, जब एज ए पब्लिक की आप आवाज बने उस तरफ बैठ जाए जाके, तो पब्लिक कहती है कि हम टैक्स दे रहे हैं, नजर नहीं आ रहा, लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर मैं सिर्फ टैक्स का एनालिसिस बताता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये मेरा फील्ड है। हम आज के दिन में जो गवर्नमेंट का टैक्स पर डे है वो 19 बिलियन कलेक्शन है, नेट टैक्स आफ्टर गिविंग शेयर टू प्रोविंशियल शेयर। सूबों का हिस्सा निकालने के बाद 19 बिलियन रोजाना कमाते हैं, लेकिन जो लायबिलिटीज सेटलमेंट करनी है अगले 4 सालों में, उसको कंपेयर करें तो वो 150 बिलियन डेली इनकम चाहिए। ये मिसमैच है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए
कि ये मिसमैच हमारी जो है ना वो कंपैटिबल हो जाए। सर मेरी अगर घर के खर्चे हैं 150 अरब खर्चा है, तो मुझे 150 अरब तो कमाना है किसी ना किसी तरीके से, नहीं तो मैं क्रैश की तरफ निकल जाऊंगा। उसके ऊपर सर जो आपका टैक्स सिस्टम है, और प्लस टैक्स सिस्टम में जो एडवाइस आप देते हैं, जो आप इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हैं उसके मुताबिक, और आम बंदे की इनकम बढ़ाने के मुताबिक आप क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन को फास्ट करना पड़ेगा। आप देखें टैक्स किधर से आ रहा है, मेजर इंडस्ट्री किधर है, उन एरियाज पे आप जाएं, आप मार्केट आप शालमी चले जाएं या कराची चले जाएं या कहीं भी जो कंजस्टिव एरियाज हैं, वहां पे आप कम्युनिकेशन देखें कि आपकी वो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, तो भाई पैसे तो आप उधर से कमा रहे हो, रहे आप गुलबर्ग में रहे हो, रहे आप DHA में रहे हो, मतलब 80% 95% आपकी इनकम आ रही है कच्ची बादियों से, जिसको आप कहते हो सर छोटी उसकी तरफ, हाँ उन एरिया से आ रहे हो आप लोग, वहां पे आपकी कम्युनिकेशन डल है और आप कहते हो कि आपकी जो है ना इनकम इंक्रीज कैसे हो। और दूसरी बात यह है कि ये कैसे पॉसिबल है, जब वहां की कम्युनिकेशन फास्ट होगी तो जारी बात है कि पब्लिक सेक्टर वहां पे एक्सेस करेगा, और जब एक्सेस करेगा वहां भी कम्युनिकेशन ना उसको इंक्रोचमेंट है आपका बड़ा इशू। और इसमें दो बातें आपने की, जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हैं, देखें चाइना ने कैसे तरक्की की, SEZs बनाए, ट्रेड फ्री जोन बनाए और मार्केट्स बनाई। हमारी जो एग्जिस्टिंग मार्केट हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे। सो आपने जो पॉइंट रेज किया कि एग्जिस्टिंग मार्केट में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इतने हर्डल्स हैं कि जो बिजनेस होना चाहिए उसका क्वांटम कम हो जाता है। एक तो ये है, इसलिए जो है ना आपका 20-25% का फर्क पड़ जाएगा। और जब आपकी अपनी वहां पे पब्लिक की एक्सेस नहीं है तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर की कैसे होगी। इसलिए आप उनसे पूरा टैक्स उस वक्त तक वसूल नहीं कर सकते जब तक वो आपको ओपनली नजर ना आए ये कर क्या रहे हैं। सर एग्री। सर बीइंग एक बिजनेसमैन और टैक्स कंसल्टेंट, हमारी जो टैक्स पॉलिसीज हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर बताता हूं कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो है 9-10%, और जो ट्रेड टू GDP है वो है 27%। इन दोनों का अगर रेशियो निकाल लें तो पाकिस्तान इस वक्त जो कलेक्ट कर रहा है वो 100 रुपए के रेवेन्यू पे 44 रुपए टैक्स इकट्ठा कर रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस डाल के। तो आप ये फरमाएं कि इंग्लैंड, USA, यूरोप, क्या वहां पे 100 रुपए पे 44 रुपए तक टैक्स कलेक्ट होता है? हम कॉपी पेस्ट पॉलिसीज लेके बैठे हैं जापान की, डिडक्शन एट सोर्स। जब हमने सेल करना है तो हमसे 10 रुपए ले लेने हैं, 17 रुपए सेल टैक्स ले लेने हैं, 5 रुपए इनकम टैक्स ले लेना है। जब हमें बाइंग करनी है तो 10% सेल टैक्स ले लेना है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस डाल दें, इनकम टैक्स डाल दें तो 44% बात चली। क्या 44% के साथ हम सर्वाइव कर पाते हैं? नहीं, ये एक हद तक इसको कम तो होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। असल बात यह है कि आपके देखें ना 240 मिलियन की पॉपुलेशन में से 3 या 4 मिलियन जो है ना वो टैक्स दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे ही देखिए ना बाकी कौम जो है इंडायरेक्ट दे रही है, लेकिन इसको इनडायरेक्ट को आपने डायरेक्ट टैक्सेशन में बदलना है, तब आपकी सक्सेस होगी। सर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आप ये बात, हाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म उस लेवल की नहीं है कि जैसे जो आपको देखे, आपने देखना है कि आपका जो सिस्टम है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या आपने यूरोप ने जो आपको दिया है वो आपको अपना जैसे भी मैकेनिज्म है। देखिए ना किसी जमाने पे यहाँ पे कई ऐसे तरीके थे, मैं ज्यादा उस डिटेल में जाके वक्त जाया नहीं करना चाहता, जो लोगों को पहले ही पता है। कोई निकाल ले एक मतलब कोई ऐसा फार्मूला बना लें जिसमें लोकल कंसल्टेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ले मैन की राय एक रेडी वाला है, अब आप उसको कहेंगे, उसको इस तरह सोचें कि जनाब ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अपने काम का मास्टर है, अपने काम का पढ़ा लिखा हुआ है। कि डिग्रियों का नाम जो होता है ना, ये लफ्जों की शनासाई का नाम इल्म नहीं है दूसरे मालूम। एग्री। तो उसमें ये है कि आप लेमैन जो है ना उसकी से को ऐड करें लोकली लेवल पे, और जो लेजिस्लेशन आपकी जो अथॉरिटीज हैं या जो बॉडीज हैं वो सिर्फ लेजिस्लेशन का काम करें। यहां पे ये है कि जो सुई में धागा डालने वाली जो सीट है ना वहां पे आपने अंधा बिठाया हुआ है माजरत के साथ। तो बात ये है कि वो जिसका काम है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये है सोल्यूशन। सर ये जबरदस्त। अब देखें आपने 3 बातें बड़ी जबरदस्त की हैं कि एक तो ये कि हमारी पॉलिसीज मिसमैच कर रही हैं हमारे आम आदमी से,
नंबर एक। दूसरा आपने ये कहा कि जो राइट पर्सन, कैपेबल लीडरशिप कह लें कि कैपेबल लीडरशिप एक जिसको काम आता है उसको काम दिया जाए, जिसको गाड़ी चलानी आती है उसको गाड़ी चलानी दी जाए, जिसको ट्रेन चलानी है तो उसको ट्रेन दी जाए। तो हमारे यहाँ जिसको गधा गाड़ी चलानी नहीं आती उसको ट्रेन पे उठा देते हैं कि ट्रेन चलाओ। सो लेजिस्लेटिव सिस्टम में जो हमारे आजकल लॉज बन रहे हैं वो ही प्रमोट कर रहे हैं करप्शन, वो ही प्रमोट कर रहे हैं इनजस्टिस के, चूंकि लॉ इनकम्प्लीट है। एक आदमी गया है उसके लिए लॉ की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, दूसरा गया उसके लिए डिफरेंट है, तीसरा गया उसके लिए डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि लॉ इनकम्प्लीट। सो आपकी तीनों बातों में बॉटम लाइन ये है कि हमारा लॉ जब कंप्लीट होगा और कैपेबल बंदे ने बनाया होगा और जो मिसमैच हो रहा है जो हमारे आम फहम आदमी को, तो फिर हमारी तरक्की की राहें खुलनी शुरू हो जाएंगी। जब तक आप आम आदमी को एम्पावर नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आप देखें ना, बाहर यूरोप की हम मसाले देते हैं, लेकिन वहां पे आप देखेंगे अगर कोई रोड बन रहा है ना, तो जनाब वो 2 माह पहले 3 माह पहले उसका एक एप्लीकेशन लग जाती है कि अगर किसी को कंप्लेन है तो इस रोड पे आके हमें लिखे, और वो 6 हफ्ते 8 हफ्ते या 10 हफ्ते कम से कम और एटलीस्ट 12 वीक्स जो है ना वो वेट करते हैं उसका। पाकिस्तान में ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन अंग्रेजी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। ये सारी प्रैक्टिस, यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक बात की कमी है कि हमने एक्सीडेंटल मैनेजर लगाए हुए हैं। ओह गॉड, किसी चीज की कमी नहीं है। ये मुल्क भी ठीक है, लोग भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, और अल्लाह के फजलो करम से हमें कोई डर नहीं है। हमारा सारे इदारे काम कर रहे हैं, जिस मर्जी इदारे में चले जाए। मुझे बताया कोई ऐसा इदारा जो 10 बजे खुलता हो, 11 बजे, सब टाइम पे खुलते हैं। असल प्रॉब्लम क्या है कि सुई में धागा डालने वाली सीट पे अंधा बैठा हुआ है। एक्सीडेंटल मैनेजमेंट। हम इस एक्सीडेंटल मैनेजमेंट से किस तरह जान छुड़ा सकते हैं नाजरीन, कि हमारे किस किस सीट पे सुई में धागा डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अंधा मैनेजर बैठा हुआ है। अगर हमने धागा डालने वाला दोस्त आंखों वाला बिठा दिया, जो लेजिस्लेशन अच्छी बनाए, जो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी करे, एग्जीक्यूशन की तरफ जाए, पॉलिसीज कंप्लीट हो, लॉज कंप्लीट हो और आम फहम आदमी को समझ आए, ताकि वो इस इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। जब तक आम आदमी इस इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक हमारी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ बढ़ेगी नहीं। जब एक आदमी की सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ में इनकम नहीं बढ़ेगी, वो टैक्स नहीं दे सकता। सो टैक्स बढ़ाना है तो इनकम बढ़ानी है, इनकम बढ़ानी है तो उसके लिए लेजिस्लेशन ऐसी रखनी है जो आम फहम आदमी के लिए हो। हम एक थोड़ी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हम मियां मोहम्मद सिद्दीक साहब से गपशप लगाते हैं। मैनेजमेंट के मुतालिक हम उनसे बात करेंगे कि हम अपनी मैनेजमेंट में और क्या इस्लाहात करें कि हमारा बिजनेस डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों पैरेलल बेसिस पे ऐसे चलें कि हम अपने फाइनेंशियल डेफिसिट को जो आगे आ रहा है उसको मैनेज कर सकें। नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आते हैं। सनत प्रोग्राम सनत मईशत में मियां मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं। हम उनके साथ गपशप लगा रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में हम इसके साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं कि अपने मसलों को हल करें। अभी हम मियां साहब, आपकी प्रेजेंस से हम कुछ फ़ायदा उठाना चाहते। देखिए, आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, तुर्की में, जीसीसी में आप इंटरनेशनल एडवाइज़र रहे हैं गवर्नमेंट से, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के, डिफरेंट स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन के। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में जो स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, बॉडीज़ हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लोकल गवर्नमेंट्स का, ट्रैफिक का, मैनेजमेंट का, टाइम टेबल, उठना बैठना, बिहेवियर में कहाँ हम लैग करते हैं कि डेवलप्ड नेशंस ने अपने आप को डेवलप किया हुआ है कि मैं इफ आई रिकॉल यू, मैं एक होटल में फर्स्ट टाइम जब इंग्लैंड गया तो सुबह 3 बजे सहरी के वक्त में मैं नीचे रिसेप्शन पे आया अपनी फ्लाइट का पता करने के लिए, तो वहां पे बिजनेस मीटिंग्स चल रही थी। सुबह 3, 4, 6 बजे नाश्ते के फौरन बाद वो दौड़ रहे होते हैं अपने ऑफिस के लिए। सर, कुछ तो डिफरेंस है उनमें और हम में। सर, हमें आप गाइड कीजिए, एक आम लेमैन के तौर पर हमें क्या करना चाहिए, हमारे इदारों को क्या करना चाहिए? जी, हम देखें हमारी जो लोकल गवर्नमेंट का, जो इंग्लैंड का, जो या जो बाहर दूसरे मुल्कों का, यूरोपियन कंट्रीज में जो सक्सेस का जो असल राज है ना, उनकी लोकल गवर्नमेंट्स है। वाह, आप देखें, आपने एक आदमी से सीवरेज टैक्स वसूल कर लिया, लेकिन अब आप उसके चक्कर लगवा रहे हैं, क्योंकि आपने जो लेबर ट्रेन करनी थी वो ट्रेन लेबर आप भेज ही नहीं रहे।
आपकी जो मशीनरी मेंटेनेंस है वो आप कर ही नहीं रहे। आप जाके कारपोरेशन की गाड़ियों की हालत देखें और जनाब आप ज़रा जिस गाड़ी में गवर्नर साहब जा रहे हैं उनकी हालत देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप दुनिया की कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई भी बड़े से बड़ा लीडर है ना, वो सादा था, उसकी खुराक आम आदमी की खुराक थी। और दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनकी सादगी देख लें। रियासत मदीना में पैसों की कमी नहीं थी बाद में। एग्री। और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, उनकी सादगी से। अच्छा, ये जब तक आप देखें ना 3-3, 4-4 हजार लोग आपने गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द लाए, गवर्नर को उठा के ले चला कोई। अच्छा जी, ये क्या किस बात की? अब मैं वो बात पे नहीं जाऊंगा कि गवर्नर हाउस छोटे कर दो, बड़े कर दो। मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, या मेरे पास इसका ये है कि लोकल गवर्नमेंट को खुदारा इफेक्टिव बनाओ। आप पेडेस्ट्रियन जो है ना, किधर है फुटपाथ, किधर है आपके? जब हम छोटे होते थे तो होते थे। आपने एक बंदे को फुटपाथ दिया ही नहीं है तो उससे आप ट्रैफिक लॉज की जो है ना उससे तकादा कर रहे हो, ओए होए, पैसे वसूल कर रहे हो। आप सारे टैक्स ले रहे हो, किधर है आपके फुटपाथ? इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग वाली जो मशीनरी है या गवर्नमेंट फैक्ट जो है ना फैक्टर्स है, उसमें कहीं ना कहीं कोताही है। पहले आप अपने आप को ठीक करो, और उसका ठीक करने का तरीकाकार ये है कि अब जैसे जब इलेक्शन आ रहा है, अब आपने ये फैसला करना है कि आपने लीडर्स को चूज करना है कि पॉलिटिशियंस को। जो लीडर्स हैं वो तो अब आपसे, वो नेक्स्ट जनरेशन को सेव करता है, और जो पॉलिटिशियन है वो नेक्स्ट इलेक्शन सेव करता है। लीडर विजन देता है और जो पॉलिटिशियन है वो आपको प्रोग्राम देता है, वो प्रोग्राम पे अमल करता है। तो आप जो मिडिल मैनेजमेंट, जो लोकल लीडर्स हैं आपके, अब आपके पास आप ज्यादा दूर नहीं हो आप इलेक्शन से, आपके पास चॉइस है। कोई बंदा आपकी डोर पे आता है तो उसको पूछो, भाई अगले 5 साल या 10 साल के लिए या 20 साल के लिए मेरे बच्चों के बारे में आपके पास क्या प्लान है? सही बात। तो आपने ये, आपके पास वक्त है। एक तो पब्लिक के लिए हमारा मैसेज ये है कि आपने लीडर्स चुनने हैं, पॉलिटिशियन नहीं चुनने। और उन पॉलिटिशियन, वो लीडर भले पॉलिटिशियन हो, लेकिन उनमें से लीडर चुनने हैं। सर ये मुश्किल टास्क दे रहे हैं अब हम पाकिस्तानियों को, क्योंकि हमारे पास चंद चेहरे आएंगे और उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। अगर मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं है या हमें कोई पसंद नहीं है तो वो नहीं है। मेरा ख्याल है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथ नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीना से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ये कौम के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप यकीन करें, आप यहाँ पे कोई बंदा अभी बाहर एक्सीडेंट हो जाए ना, 10 बंदे आके उसको पूछने वाले खड़े हो जाते हैं किधर है यूरोप में, ये नहीं है। लेकिन हम लोग झूठी मिसालें बताते हैं कि कुत्ता गुजर रहा है। भाई कुत्ता गुजर रहा है तो उसको नीचे दे के देखो ना, वो इंश्योर्ड है। हाँ जी, हाँ जी, वहां की पुलिस एक्टिव है। सही बात। तो यहाँ पे मामला ये है कि 93 to 90% ठीक है लोग, 10% लोग ऐसे हैं जिसने वाटर को पोल्यूटेड किया हुआ है। सर अगर जो भी पॉलिटिशियन सिलेक्ट हो जाता है, मैं जमात इस्लामी की मिसाल देता हूँ। जमात इस्लामी का ये है कि उनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सिलेक्शन सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, अगर आपको उसका पता हो। जी मुझे पता। पीटीआई का देखें उसका डिफरेंट था, नून लीग का देखें वो वन मैन शो की तरफ चलता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पीपल पार्टी का देखें वो भी वन मैन शो की तरफ जा रहा है। हमारे लिए जो भी सिलेक्ट होके आगे आया, क्योंकि हमारा लेजिस्लेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिफॉर्म नहीं है कि वो अपने वो जो जिस पे स्टैंप लगानी है, वो जो क्या कहते हैं उसको, कि हम सिलेक्ट कर सकेंगे जी इन चारों में हमें कोई पसंद नहीं है, कोई लीडर नजर नहीं आया। ये सब पॉलिटिशियंस है। अब बात है कि पॉलिटिशियन के लिए क्या पैगाम है अगर वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आपने एक तो बात कर दी कि ट्रैफिक में, कि हमारा ट्रैफिक लॉज इतने स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास इवन फुटपाथ नहीं है, यू टर्न नहीं है, हमारे राइट्स नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने की। इसके बारे में अभी आपसे बात करता हूं। तो उस सूरत में आप हैवी फाइन्स कर दिए ट्रैफिक लॉज को अडॉप्ट करने के, लेकिन पैदल चलने वाले का राइट नहीं है, यू टर्न लेने वाले का राइट प्रॉपर नहीं, इवन पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जो जनरल पब्लिक जिसने सड़क क्रॉस करनी है वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं है, बहुत कम है, और 15-15 मिनट तक क्या क्या खज्जर खराबी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बात ये कि बाद में खत्म कर लूं कि वो लोग जो सिलेक्ट होके आए उनके लिए ऐसी कोई एडवाइजेज हो कि वो उस पर अमल करें और लीडर बनने की कोशिश करें, और लीडर बनते जाएं और हमें डिलीवर करते जाएं, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग करें और जो भी पॉलिसीज डेवलप करनी है उसके बारे में आप उनके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए।
पॉलिटिशियनों की अगर आप देखें ना, हमें दोनों तरफ की बात करनी है सर, एक तरफ की नहीं करनी। पॉलिटिशियंस अपनी जगह पे राइट हैं कि इलेक्शन स्टील होते रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो जारी बात है सियासी जमातें वन मैन शो ही होंगी। वन मैन शो, एग्री। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पॉलिसीज का तसलसल, जमहूरियत का तसलसल एक तो सोल्यूशन ये है। एग्री। दुनिया में ये मुझे शायद ना बात करनी पड़े लेकिन चले थोड़ा कर लेते हैं इस पे भी। पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता है। ओके। पेंटागन में भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, यूके में भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, लेकिन उनका रोल उनकी कोई परसेंटेज होती है, ऑल इन ऑल नहीं होता। ओके। मैं उस डेफिनेशन की तरफ जाता ही नहीं है कि उनकी कितनी परसेंटेज। ठीक है जी। तो ये है कि वो तो रहेगा भी, इदारों की कन्फ्लिक्शन भी आपस में रहेगी, ये पॉजिटिव कन्फ्लिक्शन होनी चाहिए, ना कि आप जनाब इस हद तक चले जाओ कि लोग बेचारे परेशान हो जाए कि इन्होंने टैक्स देना तो बड़ी दूर की बात है, वो लोग एजिटेशन पे उतर आए। बात एजिटेशन तक नहीं जानी चाहिए, इस तरीके से जानी चाहिए कि पब्लिक को नजर आना चाहिए कि ये लोग जिस चीज का ओथ लेके आए हैं उससे मुखलस है। दूसरे मानों में हमने जो इनको वोट दिया है ये उसका कुछ पासदारी कर रहे हैं, पूरी नहीं। अच्छा, ये तो ये है कि जमहूरियत का तसलसल जो है ना, ये सियासी जमातों को सही मानों में सियासी जमातें बना सकता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन। अब आपने दूसरा क्वेश्चन मुझसे किया है कि पब्लिक क्या करे, वो वोट देने के मामले में क्या करे। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि जमहूरियत का तसलसल भी इसी का हाल है। जब एक मरतबा किसी पार्टी का कैंडिडेट हार जाएगा ना, और उसको खुद पार्टी को समझ आ जाएगी क्यों हारा है, उसके मुकाबले में कम से कम दूसरी पार्टी जो है ना वो कैपेबल बंदा खड़ा कर ले। देखिए ना, आप कहां से लोकल लीडर्स लाएंगे? वो लीडर तो आपने कोई ना कोई तो चूज करना ही है। और जब इलेक्शन कमीशन परफॉर्म करेगा तो फिर वो जो उन्होंने जो पैसों की जो लिमिट दी होती है ना कि आप 25 लाख से ऊपर नहीं जा सकते या 30 लाख से ऊपर नहीं जा सकते, वो इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ही मरतबा ऐसा कर दे कि इनकी जो है ना अकाउंटेबिलिटी सही कर दे, तो जनाब पूरी जमातों में से 90% सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन ऐसे कर दे कि जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट है वो ऐसा हो कि जो कि सिक्योरिटी, अप्रेजल, मॉनिटरिंग टू द कैंडिडेट, वो जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो के असेंबली में जा रहा है ना, अब इलेक्शन कमीशन ने अगर अपने ओथ की पासदारी करनी है ना तो उसका सही मानों पे अप्रेजल कर दे। सर उसको लॉ तो पढ़ना आता हो ना, जो आए जिसको लॉ तो समझ सके। भले इससे कोई गरज नहीं है, भले अगर आवाम अनपढ़ बंदे को करती है ना तो क्या पता है वो उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो। मैं फिर कहता हूं कि लफ्जों की शनाख्त, ये डिग्रियां शिग्रियां ये सब ये जो है ना इनकी तरफ ना जाए। अब देखें ना, मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट का बंदा हूं, तो मैं अपने लेवल की या आपके लेवल की, आप जैसे लंदन से हो, मैं लंदन से प्रोफेशनल मैनेजमेंट में पढ़ा हूं, तो हमने प्रैक्टिकल मैनेजमेंट की है और बड़े इदारों को, इंटरनेशनल इदारों को एज ए लीड किया है। तो अब हम ये ना समझे हमने क्या सीखा है कि बाज़ का एक आम आदमी जो है ना वो ऐसी बात कर जाता है कि जो हमें भी पता नहीं होती। तो पॉइंट ये है, इसका मतलब अब आप उसको अनपढ़ नहीं कहेंगे, उसको वही विजडम चाहिए होती है, और वही विजडम जो है ना वो कुरिकुलम बनाती है। एग्री। तो बात ये है कि हमें जो असल चीज है कि हमें एक मरतबा सिर्फ इलेक्शन कमीशन एक मरतबा अपना काम कर दे, तो फिर देखते हैं ना अगले साल कौन जनाब टिकट देता है किसी गैर जिम्मेदार बंदे को। सर देखिए, इलेक्शन कमीशन एक दफा अपना काम कर दे तो हम पाकिस्तानियों की किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। इलेक्शन कमीशन एक दफा वो कैपेबल लीडरशिप चुने जो कि मुस्तहिक हैं इलेक्शन लड़ने के, ताकि अवाम उसमें से सिलेक्ट करे कि इनमें से कौन सा बहुत बेहतर है। और ये तसलसल जो जमहूरियत का है, जो मियां साहब ने बात की, ये चलता रहे ताकि फिल्ट्रेशन होती रहे, छाननी लगी रहे और अच्छे से अच्छा लीडर ऊपर आता रहे। सर अब इसमें एक बात और है सर, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे अपने राइट्स के नहीं पता। आप यूरोप में जब हम थे, अब देखिए मेरा राइट है कि मुझे सड़क क्रॉस करनी है तो गवर्नमेंट ऑफ यूके हमें राइट देती थी कि मैं वो रेड बटन क्लिक करता था, सड़क क्रॉस करता था। हम पाकिस्तानियों को अपने राइट्स की अंदाजा नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा अगले 5-4 मिनट हम लगाते हैं। अब हमें बताएं कि हमारे पाकिस्तान के राइट्स क्या क्या हैं।
किस तरफ से हम अपने आप को बता सकते हैं अपने पॉलिटिशियंस को कि अब हम जानते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखे हुए हैं, लेकिन लेमैन टर्म में अब हमें एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, इसका वापस वही हाल है जैसे हमने फुटपाथ की बात की। अब देखें डिसेबल पर्सन, अब देखें ताकतवर तो ताकतवर है ही है सर, वो तो दुनिया में अपना हक छीन लेगा अगर आप उसको नहीं दोगे, और जारी बात है कि उसमें ये होगा कि क्राइम इंक्रीज हो जाएगा। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये लिंक्ड है ईच एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। अब देखें कि फुटपाथ नहीं है तो वो एक जो डिसेबल बंदा वो अपनी 3 जो है ना व्हील्स वाली गाड़ी पे या उस पे वो सफ़र करना चाहता है, आप मुझे बताएं कि उस बंदे का इस सोसाइटी में वो फिर फुटपाथ पे मांगेगा नहीं तो क्या करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? हमें फुटपाथ उनको देने के बाद ये बात करनी चाहिए। उनको पता है कि भाई आप उसको जो पकड़ेंगे कि भाई तुमने सड़क के बीच में चल रहे हो, कहेगा जी फुटपाथ किधर है? फुटपाथ ये नहीं है कि थे नहीं, आप अपनी प्लानिंग उठा के देख लें, लाहौर में हर रोड के साथ फुटपाथ हुआ करते थे। ये क्या है? ये हमारी जो लोकल जो है ना गवर्नमेंट का ना होना, और उसमें जनाब वो रिश्तेदारों को ऐड करना, और फिर जनाब वो जो हमने पॉलिटिशियन चुने थे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज डेवलप करने के लिए उन लोगों को ऐड किया कि 25-25 हज़ार बंदा भर्ती कर दिया बगैर किसी जो है ना कैपेबिलिटी के। उसका नतीजा क्या निकला? वो एक बोझ बन चुका है अदारों पे। और उसने क्या किया है? असल बात ये आप ऊपर से स्टार्ट कर दो, काम हो रहा है भाई, नीचे होना चाहिए, नीचे से दोनों तरफ से स्टैंड लो। ऊपर जो है ना इस तरह का, और इसको ये काम चलेगा, अदारोों को आपको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपने काम करवाना है तो ऐसे नहीं है कि जनाब कोई अदारा काम कर रहा है तो दूसरा आके इस कदर पावरफुल हो के उसके काम को रोक दे। ये एक मैनेजमेंट का ये भी उसूल है, ऑटोनॉमी एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको वही रिवॉर्ड दो। ये नहीं है कि अगर इसको रिवॉर्ड मिल गया तो अगले साल मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। सर ये भी होता है। सो दिस इज, ये यहाँ पे ये हो रहा है कि जो बड़े खानदान है ना, वो कोई लोकल लीडर देखता है ना, जरा सा मैं ये भी बात कर दूं, तो उसको पॉपुलर नहीं होने देते। उसकी वजह है कि उसने तो वो पाकिस्तान का नहीं सोच रहे होते। सर उसमें देखिए लेकिन हम पाकिस्तानी को राइट्स तो ब्रिज हो रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हमें पता हो कि हमारे राइट्स क्या हैं, ताकि ये जो जिसने डिलीवर कर दिया दैट इज गुड, वो लीडर बन गया, वो अच्छा है, उसने काम करने हैं, उसने हमें स्टेट ऑर्गन को ऑटोनॉमी हो गई, उसने काम करने शुरू कर दी। अब एज ए पाकिस्तानी मेरे पास क्या राइट है? मुझे पता होना चाहिए कि मेरा राइट क्या है। जो आपने फुटपाथ की बात की, सड़क क्रॉस करने की बात हुई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन की बात हुई, उसके बारे में हमें हमारे राइट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि प्रोग्राम एंड करने से पहले हम पाकिस्तानी देखें, आप से हमने आज ये सीखा कि जो अदारे हैं, वो जो सुई के धागे वाली बात की कि सुई में धागा डालने के लिए अंधा बैठा हुआ है, और जो लेजिस्लेशन है वो वीक है, पॉलिसीज हैं वो इनकम्प्लीट हैं, लीडरशिप अपना काम नहीं कर रही, अदारे एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आए हुए हैं। अब ये तो होगी उनकी, हम पाकिस्तानियों को अंदाजा हो कि हमारे क्या राइट्स हैं। हमारा जो लॉ है ना पाकिस्तान का सर, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन इस बड़ा तो लिखे हुए हैं सर, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म की खराबी नहीं है। बल्कि अगर आप 1-2 चीजें अमेंड कर लो तो ये खालस इस्लामी लॉ है। एग्री। और अच्छा, अब आ गई कि आपके राइट्स हैं, आपके राइट्स हैं जो वही बात जो लोग आप जिन्होंने चूज करने हैं, इसमें 3-4 मोटी बातें। एक तो अदारों को आपको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी सर, यानी उसको उर्दू में कह रहे खुद मुख्तियारी देनी पड़ेगी। हाँ जी, वो ठीक है, हाँ, और उनके जो आप हेड्स लगाएं वो कैपेबल लोग हों, वो सुई में धागा डालने वाले हाँ, वो कैपेबल लोग हों, और फिर उनको अकाउंटेबल बनाएं, उनको अप्रेजल करें। और उसके बाद एक तो पहला सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जब अदारे परफॉर्म करेंगे ना तो फिर जनाब पब्लिक को उनके राइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि आप जो है ना वो जो क्रिमिनल लोग हैं उनको छांटी कर सकें। यहां पे ये होता है कि वो एक शेर मुझे पंजाबी का याद आ गया कि कालियां इट्टां ते काले रोड, रब्बा मींह वसा दे जोरो जोर, इत्थे पै गई इन्नी कि चोर भी आखन चोरो चोर।
तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वो जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो मैं किसी पॉलिटिकल सेक्टर को प्रमोट नहीं करना चाहता, हम पब्लिक जनरल बात कर रहे हैं हम। वो जो चंद है कि नेगेटिव लोग हैं ना, वो सिस्टम को पोल्यूटेड कर रहे हैं। और ऊपर जो लोग बैठे, आप देखें ना, हम वही वर्ल्ड बैंक की फिगरों पे खेल रहे हैं, और भाई जोर लग रहा है, काम हो रहा है, लेकिन वो फिजिक्स के रूल वाली बात है ना, दीवार को जोर लगाने से दीवार ने नहीं हटना, जोर भी आपका लग रहा है, ये आपको लीवर लाना पड़ेगा, तो फिर जाके दीवार टूटेगी या हटेगी। तो आपको जनाब सबसे बड़ा जो आपका लीवर है, वो अवाम की राय को सही मानों में शामिल करना आपका लीवर है। और अप्रेजल वो वाला नहीं है कि जो नहीं अच्छा लगता उसको पकड़ के 3 माह बंद कर दो, 9 माह बंद कर दो। अप्रेजल आपने ऐसे करना है कि भाई ये फंड्स दिया किधर गया। आप इस मुल्क में अंदाजा लगा ले, आपने कभी कोई एक्शन गरीब देखा है? यहाँ पे नहीं देखा। अद्धा मुल्क थे, ये मुझे माजरत के साथ कहना पड़ेगा, मैं अपने दोस्तों, अद्धा मुल्क थे इंजीनियर थे, एक्शन खा गए ने। सही बात सर, बस इसमें सर। और अच्छा, आप देखिए, हमने बाबू भेजे थे वापडा के अंदर, बाबू भेजे हैं घर से। जी जी। कितने पैसे? 10 अरब रुपए की आपने बिजली पैदा की, और 3000 अरब रुपया इकट्ठा हुआ। अब आप देखें, वो लालीपप के दे रहे हैं 10-20% चोरों को पकड़ के, तो 20-25 अरब इकट्ठा हुआ है। और भाई बात यह है कि बाकी किधर गए हैं सर? उसकी तहकीक ये है कि पहले मिल बांट के जो भी मामला करप्शन की गई, उसको किसने इजाजत दी कि वो गैस या बिजली चोरी करे? क्या एक्सीडेंट सब सोए हुए थे? सर अब आपने, हम कंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम को कि लेजिस्लेटिव सिस्टम हम ठीक कर लें, कैपेबल लीडरशिप ले आएं, और कैपेबल लीडरशिप को अकाउंटेबल करें कि वो अपना काम सही तरीके से करे। अगर ट्रैफिक की मिसाल देते हैं, जिस दिन ट्रैफिक लॉज में फुटपाथ आ गया, पेडेस्ट्रियन के राइट्स आ गए, डिसेबल के राइट्स आ गए, तो जो गाड़ियां जो चला रहे हैं उनको भी एक दूसरे के हक मारने पड़ते हैं कि इशारा अभी बंद नहीं हुआ तो दूसरी तरफ का बंदा चल पड़ता है। तो एक दूसरे का राइट का हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते, क्योंकि ट्रैफिक लॉज कंप्लीट नहीं है। इसी तरीके से ऊपर चले जाएं, फाइनेंशियल सेक्टर ले लें, एनर्जी सेक्टर ले लें, प्लानिंग सेक्टर ले लें। जब कैपेबल लीडरशिप आ जाएगी हमारे पास, तो हम इस पोजीशन में होंगे कि उस लीडरशिप से डिलीवरेबल्स डिस्कस करते हुए डिलीवरेंस लें, हम अपने काम निकलवाएं, पाकिस्तानियों के काम निकलें, चीजें आगे बढ़ें। तो फिर ऐसी सिचुएशन होगी कि हर पाकिस्तानी दूसरे के हक का ख्याल कर रहा होगा। जब हमारा लेजिस्लेशन ही कंप्लीट नहीं है, लॉज ही इनकम्प्लीट है, पॉलिसीज ही नहीं है, तो उस वक्त हर पाकिस्तानी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दूसरे का हक मारने की तरफ जा रहा होता है। हम अपने दोस्त मियां मोहम्मद सदीक साहब से इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।